ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 291। 35 मिनट पहले इवान को एक्लिप्स ने संपर्क किया था। मेटल बर्स्ट। डेमियन ने अपने एक कौशल का उपयोग किया, धातु के टुकड़ों का एक विनाशकारी विस्फोट किया जिससे राक्षसों को व्यापक क्षति हुई। ए रैंक के राक्षसों में से एक की तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि उसके हमले के कारण कुछ ए और ए प्लस रैंक के राक्षस घायल हो गए। अन्य शिकारियों ने डेमियन द्वारा किए गए नुकसान का लाभ उठाया और घायल राक्षसों पर अपने हमले किए। राक्षसों के ज्वार की शुरुआत शिकारियों के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन डेमियन के नेतृत्व में उन्होंने सफलतापूर्वक अग्रिम पंक्ति का बचाव किया जब तक कि गठन ठीक नहीं हो गया। शिकारियों और राक्षसों के शक्तिशाली हमलों के कारण क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था। जमीन शिकारियों और राक्षसों दोनों के खून से लथपथ थी, क्योंकि दोनों पक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। इस समय डेमियन ने 10 अराजक आभा को उस दिशा से अग्रिम पंक्ति की ओर आते हुए महसूस किया जहां अमांडा नरक बंदर के खिलाफ लड़ रही थी। जब उसने उस दिशा में देखा तो उसने देखा कि 10 नरक वानरों को काली आग में लपेटा गया था और वे उनकी ओर आ रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि उन 10 नरक वानरों की शक्ति पहले देखे गए एस रैंक के नरक वानरों से कमजोर थी, लेकिन उन 10 नरक वानरों की आभा बहुत अव्यवस्थित थी। उन वानरों की आभा इतनी अजीब क्यों है? डेमियन ने 10 वानरों को देखकर सोचा। नरक वानरों के उच्च स्तरीय कौशल के कारण डेमियन भी यह नहीं देख पा रहा था कि वे 10 नरक वानरों वास्तव में क्लोन थे, असली राक्षस नहीं। लेकिन वर्तमान में डेमियन 4 ए जोड़ रैंक के राक्षसों से लड़ रहा था, इसलिए उसने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्हें दूसरे शिकारियों के लिए छोड़ दिया। वे एस रैंक के नरक वानरों से बहुत कमजोर हैं, दूसरे शिकारी उन्हें संभाल सकते हैं, डेमियन ने सोचा और 4 ए जोड़ रैंक के राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। जब वे 10 क्लोन अग्रिम पंक्ति से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे तो 2 ए जोड़ रैंक के शिकारी और 4 ए रैंक के शिकारी उनकी ओर बढ़े। जब क्लोनों ने देखा कि 6 शिकारी उनकी ओर आ रहे हैं तो उनमें से एक ने अपनी गति बढ़ा दी और अन्य क्लोनों को पीछे छोड़ दिया और शिकारियों की ओर दौड़ पड़ा। जब उन 6 शिकारियों ने ये देखा तो वे हंसने लगे और क्लोन पर हमला बोल दिया जो आगे बढ़ रहा था। क्लोन ने उनके कुछ हमलों को चकमा दिया, लेकिन फिर भी वह अधिकांश हमलों से घायल हो गया और उसका शरीर जो नरक की आग से बना था थोड़ा पारदर्शी हो गया। लेकिन उनके हमलों का सामना करने के बाद भी क्लोन नहीं रुका और उनकी ओर दौड़ता रहा। शिकारी ये देखकर दंग रह गए कि कैसे नरक वानर ने उनके हमले को अनदेखा किया और उनकी ओर दौड़ता रहा। एक पल में क्लोन उनकी सीमा के 50 मीटर के भीतर पहुंच गया। जैसे ही वह उनकी सीमा के 50 मीटर के भीतर पहुंचा, उसका आभामंडल पूरी तरह से अस्थिर हो गया और क्लोन का शरीर फूलने लगा। जब शिकारियों ने देखा कि क्या हो रहा है तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और आसन विनाश की भावना ने उन्हें घेर लिया। उन सभी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लोन के फटने से एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। सभी 6 शिकारी विस्फोट में फंस गए। विस्फोट से उत्पन्न नरक की आग ने उनके शरीर को तबाह कर दिया। 2 ए रैंक के शिकारियों की जीवन आभा तुरंत गायब हो गई, दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 4 शिकारियों की आभा बहुत कमजोर हो गई। विस्फोट की शक्ति एस रैंक के शिकारी के हमले के बहुत करीब थी। जो शिकारी ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं थे उनके लिए इस तरह के हमले से सुरक्षित बाहर निकलना संभव नहीं था। अरे, वे असली राक्षस नहीं हैं। जब क्लोन फटा तभी डेमियन को एहसास हुआ कि वे असली राक्षस नहीं बल्कि क्लोन हैं। उन्हें रोकने आए 6 शिकारी उड़ गए। उसके बाद शेष 9 क्लोन गठन की ओर बढ़ते रहे। अधिकांश शिकारी दूसरे राक्षसों से निपटने में व्यस्त थे और उनके लिए क्लोन को रोकना असंभव था। स्थिति को देखते हुए डेमियन को पता था कि अगर वह कुछ नहीं करता है तो स्थिति उनके लिए और भी खराब हो जाएगी। मेटल स्टॉर्म। डेमियन के शरीर से बहुत सारा मैना निकला जब उसने धातु के प्रोजेक्टाइल की मूसलाधार बारिश की जो उसके खिलाफ लड़ रहे 4 ए प्लस रैंक के राक्षसों पर बरस पड़ी और व्यापक विनाश हुआ। वह जिन 4 राक्षसों से लड़ रहा था वे सभी उसके हमले में फंस गए और उन्हें खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जिन 4 ए प्लस रैंक के राक्षसों से लड़ रहा था उनमें से एक समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और मांस के कटार में बदल गया और अपनी जान गंवा बैठा। अन्य 3 राक्षस भी घायल हो गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेमियन ने अपने हमले के परिणाम को देखा भी नहीं और पहले से ही शेष 9 क्लोनों की ओर दौड़ पड़ा जो अग्रिम पंक्ति से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे। उनकी ओर जाते समय डेमियन की आंखों में चांदी का रंग चमक रहा था और क्लोनों के सामने एक बड़ी धातु की दीवार खड़ी हो गई। बड़ी धातु की दीवार को देखकर क्लोनों में से एक ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और दीवार के पास आकर विस्फोट हो गया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। डेमियन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह नहीं था आश्चर्यचकित, और जब तक क्लोन ने दीवार को नष्ट किया वह उस संरचना के सामने पहुंच गया जहां क्लोन जा रहे थे। लेकिन जब धातु की दीवार उड़ गई तो डेमियन की आंखें उस दृश्य के कारण कांप उठी जो उसके सामने था।
क्लोन के विस्फोट के बाद उसके शरीर से बड़ी मात्रा में नरक की लपटें निकलीं, लेकिन क्षेत्र में बिखरने के बजाय उसके शरीर से निकलने वाली सभी लपटें पीछे से आ रहे क्लोनों में से एक द्वारा अवशोषित कर ली गईं और उसका आभामंडल और भी अधिक अराजक हो गया। जो कुछ हुआ उसे देखकर डेमियन के दिमाग में एक भयानक संभावना आई और उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। बिना कुछ सोचे उसने क्लोनों की ओर धातु के दर्जनों प्रोजेक्टाइल दागे, लेकिन जैसे ही उसने उन पर हमला किया, क्लोन जिसने अभी अभी नरक की लपटों को अवशोषित किया था वह जल उठा और सफलतापूर्वक विस्फोट हो गया और उनकी ओर आने वाले सभी प्रोजेक्टाइल को नष्ट कर दिया। विस्फोट पिछली बार से भी बड़ा था और डेमियन के डर से उसके शरीर से निकलने वाली नरक की लपटें दूसरे क्लोन द्वारा अवशोषित कर ली गईं। इस क्लोन से निकलने वाली नरक की लपटों की मात्रा पहले से भी ज्यादा थी और जब क्लोन ने लपटों को अवशोषित किया तो इसकी आभा तुरंत आसमान छू गई। इस पूरे समय के दौरान क्लोन कभी भी आगे नहीं बढ़े और अब वे डेमियन और संरचना से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। जैसे ही वे 100 मीटर की सीमा के भीतर पहुंचे, बचे हुए 7 क्लोनों में से 6 जल उठे। डेमियन ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और तुरंत ही उसके और क्लोनों के बीच धातु की दसियों दीवारें खड़ी हो गईं। अगले ही पल धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए, एक के बाद एक, जिससे पूरी अग्रिम पंक्ति हिल गई। डेमियन द्वारा बनाई गई धातु की दीवारें इस तरह नष्ट हो गईं जैसे वे कागज की बनी हों और शक्तिशाली शॉक वेव्स ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया और वह जमीन पर गिर गया और इस प्रक्रिया में खून खांसने लगा। हालांकि उसे उड़ा दिया गया था, डेमियन तुरंत उठ खड़ा हुआ क्योंकि वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जब वह खड़ा हुआ तो उसने आसमान में काली लपटों का एक तूफान देखा, लेकिन उसे और भी ज्यादा डर लगा क्लोनों में से एक की आकृति ने, जो लालच से नरक की सारी लपटों को सोख रहा था। 2 सेकंड से भी कम समय में क्लोन ने नरक की सारी लपटों को सोख लिया और उसका शरीर फूलने लगा। फूकर डेमियन ये देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक पाया और उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो रहा है। लोहे का किला, डेमियन की आंखें चमक उठीं और उसने क्लोन के चारों ओर एक बड़ा धातु अवरोध बनाया जिससे वह अंदर फंस गया। उसी समय धातु अवरोध के चारों ओर धातु की दर्जनों दीवारें खड़ी हो गईं जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए थीं। उसे पता था कि अगर उसने विस्फोट के प्रभाव को कम नहीं किया तो कई शिकारी मर जाएंगे। जैसे ही डेमियन ने धातु की दीवारें बनाईं, एक विस्फोट हुआ जिसने इलाके के दसियों किलोमीटर को हिलाकर रख दिया। डेमियन द्वारा बनाया गया धातु अवरोध उड़ गया। उसने जो दीवारें बनाईं वे बिना किसी प्रतिरोध के धूल में बदल गईं और पूरा इलाका नरक की लपटों में घिर गया। डेमियन भी विस्फोट में फंस गया था क्योंकि वह विस्फोट के बहुत करीब था। गठन विस्फोट के प्रभाव को संभालने में सक्षम नहीं था और तुरंत नष्ट हो गया। यहाँ तक कि गठन को जोड़ने वाला सरनी भी नष्ट हो गया था जिससे ये पूरी तरह से बेकार हो गया। जब राक्षसों ने गठन को गायब होते देखा तो उनमें से कुछ शिकारियों के पीछे भाग गए और एरेंग जोन की ओर भाग गए। इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं के कारण सभी शिकारी स्तब्ध थे और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे थे। उनके पीछे जाओ, लेकिन जल्द ही उन्होंने डेमियन की आवाज़ सुनी और देखा कि वह हवा में तैर रहा था। वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसका एक हाथ गायब था। जब उन्होंने डेमियन को सुना तो कुछ शिकारी राक्षसों के पीछे भागे क्योंकि फ्रंट लाइन पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। वह महिला एस रैंक शिकारी कहाँ है? डेमियन की हालत देखकर इवान ने सोचा। उसे नहीं पता था कि फ्रंट लाइन पर क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर स्थिति इसी तरह चलती रही तो फ्रंट लाइन पूरी तरह से ढहने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इधर उधर देखने पर उसने दूर से आती शक्तिशाली मैना तरंगों को देखा। मैना तरंगों को देखकर उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि अमांडा कहाँ है। वह एस रैंक राक्षस के खिलाफ लड़ रही होगी, इवान ने सोचा, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस ज्वार में एक एस रैंक राक्षस है। उसने कुछ देर तक सोचा और एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने ग्रहण को उस दिशा में जाने का आदेश दिया जहां से मैना तरंगें आ रही थीं। उसने उसे उनसे सुरक्षित दूरी पर रुकने की भी याद दिलाई। इवान की बात सुनकर ग्रहण अमांडा की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अग्रिम पंक्ति बहुत अराजक थी और शिकारी और राक्षस दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। हालांकि डेमियन बुरी तरह घायल था, इवान ने देखा कि वह अभी भी राक्षसों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनके हमले में न फंसने के लिए ग्रहण बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये देखते हुए कि ग्रहण को अपनी वर्तमान गति से वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, इवान ने छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया और सोफी की ओर बढ़ गया। उसने एक्वा को भी वापस बुलाया जो उसकी छाया में वापस लौट आया। मुझे नहीं लगता कि मैं फिलहाल लड़ सकता हूँ। मेरा मैना लगभग खत्म हो चुका है और रिकवरी पोशन का उपयोग करने के बाद भी मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ और कुछ समय बाद वापस आऊँगा, उसने सोफी और अन्य लोगों से कहा। तो आखिरकार तुम्हारा गैस खत्म हो गया है न? ये पहले से ही आश्चर्यजनक है कि तुम डी जोड़ रैंक के शिकारी होने के बावजूद 3 घंटे से अधिक समय तक लगातार लड़ने में सक्षम थे, मार्क ने कहा और अपना सिर हिलाया। आगे बढ़ो, हम कुछ और राक्षसों को मारने के बाद आराम करने के बारे में भी सोच रहे हैं, सोफी ने उससे कहा और कोई आपत्ति नहीं जताई।
उनकी बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और फॉर्मेशन की ओर चला गया। वह संरचना की दीवार से होकर गुजरा, लेकिन उस क्षेत्र की ओर बढ़ने के बजाय जहां अधिकांश शिकारी आराम कर रहे थे, उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई मौजूद नहीं था और वहीं बैठ गया। बैठने के बाद उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और एक बार फिर ग्रहण से जुड़ गया। यह अभी भी अमांडा की दिशा में जा रहा था, जबकि अन्य राक्षसों और शिकारियों से बच रहा था। काश मैं बिना किसी चिंता के अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाता, इवान ने कहा जब उसने अग्रिम पंक्ति में राक्षसों और शिकारियों के कई शव देखे। छाया पुनरुत्थान का उपयोग करके वह अग्रिम पंक्ति की वर्तमान स्थिति को बदल सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वह दूसरों की नज़र में सिर्फ एक डी-जोड़ रैंक का शिकारी है जिसके पास कोई वर्ग भी नहीं है। अगर दूसरों को उसके छाया पुनरुत्थान कौशल के बारे में पता चल जाता है, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसके छाया सम्राट शरीर का रहस्य भी उजागर हो जाएगा। मैं अपने कौशल को तब तक उजागर नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास एस रैंक के शिकारी का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति न हो, इवान ने सोचा और अग्रिम पंक्ति में जो हो रहा था उसे अनदेखा कर दिया। जल्द ही ग्रहण अराजक क्षेत्र से भाग गया और उसकी गति बढ़ गई। जैसे ही वह अमांडा और नरक बंदर के स्थान के पास पहुंचा, उसने पहले महसूस की गई मैना तरंगों की शक्ति भी बढ़ गई। उसी समय वह दो एस रैंकर्स की लड़ाई के कारण हुए विनाश को देखकर चौंक गया। वे कितने शक्तिशाली हैं, इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब उसने झुलसी हुई काली जमीन और हर जगह गहरी तलवार की दरारें देखीं। क्षेत्र के पेड़ या तो कोयले में बदल गए थे या साफ साफ कटे हुए थे। पूरा क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई महान युद्ध हुआ हो। लगभग 5 मिनट के बाद इवान ने आखिरकार काली लपटों से बना एक विशाल काला पिंजरा देखा। ग्रहण रुक जाओ, इवान ने काले पिंजरे को देखकर ग्रहण से कहा। हालांकि ग्रहण अभी भी पिंजरे के स्थान से 6 या 7 किलोमीटर दूर था, फिर भी इवान स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि वहां क्या हो रहा था। पिंजरे के अंदर उसने अमांडा और नरक बंदर को देखा जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। पिंजरा काली आग और तलवार की रोशनी से भरा हुआ था। भले ही वह ग्रहण के माध्यम से लड़ाई को देख रहा था, इवान को लगा कि अगर वह उस पिंजरे के अंदर गया तो वह एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसने जल्द ही बेकार की चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अमांडा पर ध्यान केंद्रित किया जिसके चेहरे पर गुस्से से भरी नज़र थी। उसने पहले जोरदार विस्फोट को स्पष्ट रूप से सुना था और उसे पता था कि फ्रंट लाइन पर कुछ बड़ा हुआ होगा। ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी, इवान ने उन्हें लड़ते हुए देखकर बड़बड़ाया। अगर मौजूदा स्थिति नहीं बदलती है तो फ्रंट लाइन के पूरी तरह से ढह जाने और उच्च श्रेणी के राक्षसों के नेफ्रियम शहर की ओर बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए इवान के पास सिर्फ 2 ही तरीके थे। सबसे पहले वह फ्रंट लाइन पर जाता है, अपनी छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग करता है और शिकारियों की सहायता के लिए उच्च श्रेणी के छाया मरे बनाता है। लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि किसी तरह अमांडा नरकवानर को मार डाले और वापस फ्रंट लाइन पर लौट आए। नरकवानर की मृत्यु के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद उच्च श्रेणी के राक्षस निश्चित रूप से अपना आत्मविश्वास खो देंगे, जिससे लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। साथ ही अमांडा की मदद से राक्षसों से बचाव करना बहुत आसान हो जाएगा। इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके कुछ समय तक लड़ाई को देखा। कुछ समय बाद उसने देखा ए रैंक जोन में एलिसिया के माध्यम से। ए रैंक जोन में स्थिति को देखकर उसके चेहरे पर तनाव गहरा गया। ए रैंक जोन में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ए रैंक जोन में स्थिति को देखने के बाद उसने छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। उसने साफ आसमान की ओर देखा, उसका मन कई विचारों से भरा हुआ था। लगता है यही एकमात्र विकल्प है, इवान ने बड़बड़ाया और आह भरते हुए खड़ा हो गया। अपना मन बनाने के बाद इवान ने सबसे पहले अपना संचार ब्रेसलेट उतारा। चूंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह अग्रिम पंक्ति में जा रहा है, इसलिए उसे अपना ब्रेसलेट उतारना जरूरी था। ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है और अगर वह इसे पहनकर अग्रिम पंक्ति में जाता है तो उसके उजागर होने की संभावना है। ब्रेसलेट उतारने के बाद उसने उसे अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। उसके ब्रेसलेट की स्क्रीन पर 69,765 मेरिट्स दिख रही थीं। राक्षसों को मारकर आप मेरिट पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें कलाकृतियों या अन्य चीज़ों के लिए बदला जा सकता है। राक्षसों को मारने के बाद आपको मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स की संख्या उनकी रैंक पर निर्भर करती है। एफ रैंक के राक्षस को मारने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एफ जोड़ रैंक इक्वल्स 3 अंक, ए रैंक इक्वल्स 5 अंक, ए जोड़ रैंक इक्वल्स 10 अंक, डी रैंक इक्वल्स 15 अंक, डी जोड़ रैंक इक्वल्स 25 अंक, सी रैंक इक्वल्स 50 अंक, सी जोड़ रैंक इक्वल्स 100 अंक, बी रैंक इक्वल्स 250 अंक, बी जोड़ रैंक इक्वल्स 500 अंक, ए रैंक इक्वल्स 3000 अंक, ए प्लस रैंक इक्वल्स 7000 अंक, एस रैंक इक्वल्स 25,000 अंक। इवान ने सोफी और अन्य लोगों के साथ मिलकर कई राक्षसों को मारा।
चूंकि वे एक टीम में काम कर रहे थे, इसलिए मार्क और कैलेब के लिए अंक अर्जित करना असंभव था, क्योंकि उनका काम राक्षसों को आकर्षित करना और उन्हें रोकना था। मारने का काम सोफी, डेविड और इवान पर छोड़ दिया गया। लेकिन राक्षसों का ज्वार शुरू होने से पहले उन्होंने पहले से ही अंकों को समान रूप से विभाजित करने का फैसला किया ताकि कैलेब और मार्क इस व्यवस्था से असंतुष्ट न हों। अपना ब्रेसलेट रखने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग किया। सामान्यतः शैडो वॉक कौशल का उपयोग करने के बाद वह एक अदृश्य छाया में बदल जाता, लेकिन उसके सम्राट कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी सभी शैडो संबंधी कौशल में थोड़ा सुधार हुआ। विवरण के लिए अध्याय 236 पढ़ें। अब वह ये तय कर सकता है कि कौशल को सक्रिय करने के बाद वह छाया रूप में बदलना चाहता है या नहीं। यदि उसने कौशल का उपयोग करने के बाद छाया में नहीं बदलने का फैसला किया, तो उसका कौशल सामान्य अदृश्यता कौशल की तरह ही काम करेगा। छाया में न बदलने और केवल इसके अदृश्यता प्रभाव का उपयोग करने के कारण कौशल की मैना लागत 50% कम हो जाएगी। बेशक, चूंकि मैना लागत कम हो जाती है, इसलिए कौशल का प्रदर्शन भी बहुत कम हो जाएगा। शैडो वॉक का उपयोग करते समय यदि वह छाया रूप में नहीं बदलता है, तो वह बाधाओं और अन्य प्रतिबंधों को पार नहीं कर पाएगा। अदृश्य होने के बाद इवान ने शैडो विंग्स का उपयोग किया और नीले आकाश में उड़कर अग्रिम पंक्ति की ओर चला गया। अग्रिम पंक्ति की ओर उड़ते हुए वह अभी भी ए रैंक जोन में हो रही घटनाओं पर नजर रख रहा था। अगर ए रैंक जोन का गठन टूट गया तो बी रैंक और अन्य जोन में मौजूद शिकारी बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। ग्रहण के जरिए उसने देखा कि अमांडा अभी भी नरक के बंदर से लड़ रही थी और नरक की जेल से निकलने की कोशिश कर रही थी। शैडो विंग्स के साथ साथ उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए हवा के हेरफेर का भी इस्तेमाल किया और सिर्फ 30 मिनट में वह ए रैंक जोन के पास पहुंच गया। ए रैंक जोन में कई उच्च रैंकिंग वाले राक्षस और शिकारी थे। इवान जानता था कि वे आसानी से उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, भले ही वह शैडो वॉक कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। उसका कौशल अभी भी इतना मजबूत नहीं था कि वह उसे ए और ए जोड़ रैंक वालों से छिपा सके। कई उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों और शिकारियों को देखकर इवान की आंखें सिकुड़ गईं। उसका सम्राट कोर गूंज उठा और उसने मैना के बजाय शैडो वॉक कौशल को सक्रिय करने के लिए शैडो ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने शैडो वॉक कौशल को सक्रिय करने के लिए शैडो ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसकी उपस्थिति वहां से पूरी तरह से गायब हो गई। छाया ऊर्जा के कारण उसके कौशल का प्रभाव कई गुना बढ़ गया। लेकिन उसी समय इवान को अपने दिमाग पर कुछ दबाव महसूस हुआ। मैना के बजाय छाया ऊर्जा का उपयोग करने से उसके दिमाग पर बहुत दबाव पड़ा। पिछली बार जब उसने अपनी उन्नति के बाद छाया ऊर्जा का उपयोग किया था, तो उसे ये दबाव महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वह छाया क्षेत्र के साथ अपने संबंध के माध्यम से छाया ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। लेकिन अब जब वह अपने सम्राट कोर की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, तो यह उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था। इसके साथ ही इवान ने एक बात की पुष्टि भी की जिसके बारे में वह सोच रहा था। अगर वह कौशल डालने के लिए छाया ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह उसके दिमाग और आत्मा पर दबाव डालेगा, जबकि अगर वह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मन सुदृढ़ीकरण जैसी छाया ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह उसके दिमाग और आत्मा के बजाय उसके भौतिक शरीर पर दबाव डालेगा। छाया ऊर्जा का उपयोग करके छाया चलना सक्रिय करने के बाद इवान को लगा कि उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह रैंक जोन की ओर बढ़ गया। जब वह रैंक जोन से गुजरा तो ए और ए जोड़ रैंक वाले भी उसे नोटिस नहीं कर पाए। लेकिन इवान महसूस कर सकता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और छाया ऊर्जा का उपयोग करने के कारण उसके दिमाग पर दबाव बढ़ रहा था। जितनी जल्दी हो सके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने अपने छाया पंखों पर भी छाया ऊर्जा का उपयोग किया। जब उसने छाया पंखों का उपयोग करने के लिए मैना की जगह छाया ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसकी उड़ान की गति बहुत बढ़ गई। एक उल्कापिंड की तरह वह सीधे अग्रिम पंक्ति की ओर उड़ गया। अपनी गति में वृद्धि के कारण उसे अग्रिम पंक्ति को देखने में अधिक समय नहीं लगा। वहां पहुंचने से पहले ही वह राक्षसों और वहां मौजूद शिकारियों की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। उसे यकीन था कि अग्रिम पंक्ति पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे एक ही हमले में मार सकता है। उसने डेमियन को भी देखा, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राक्षसों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इवान जानबूझकर डेमियन के स्थान से बचता रहा और आगे की ओर उड़ता रहा। अपनी उच्च गति का उपयोग करके उसके लिए अन्य शिकारियों और राक्षसों से बचना मुश्किल नहीं था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अग्रिम पंक्ति से गुजरने के बाद भी इवान नहीं रुका और उड़ता रहा। जल्द ही वह अग्रिम पंक्ति से निकल गया और उस स्थान के पास पहुंच गया जहां अमांडा नरक वानर के खिलाफ लड़ रही थी। एस रैंक जोन से गुजरने के बाद इवान ने छाया ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया और एक बार फिर मैना का उपयोग करना शुरू कर दिया। छाया ऊर्जा के उपयोग के बंद होने के साथ ही उसके दिमाग पर दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि दबाव कम होने के बावजूद उसका दिमाग पहले से इस्तेमाल किए गए तनाव से थका हुआ था। ग्रहण की ओर जाते समय उसने एक हरा रंग का पोषण निकाला और उसे पी लिया।
जैसे ही उसने पोषण पिया, उसके पूरे शरीर में एक सुखद एहसास फैल गया और उसका दिमाग शांत हो गया। ये एक शांति पोषण था जो लोगों के दिमाग को शांत कर सकता है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को कुछ हद तक वापस ला सकता है। इवान ने ये पोषण सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि अगर वह अपने मन को दबाने के कौशल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मन को दबाने का कौशल उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर देता है और यह पोषण उसमें से कुछ शक्ति वापस ला सकता है। मैंने यहाँ आते समय अपनी कुल छाया ऊर्जा का 10% इस्तेमाल कर लिया, इवान ने अपनी बची हुई छाया ऊर्जा को देखते हुए मन ही मन कहा। पोषण पीने के बाद वह ग्रहण की ओर उड़ता रहा। 3 मिनट बाद वह ग्रहण के पास उतरा, जो अभी भी दूर से लड़ाई को देख रहा था। वह अभी भी मन के माध्यम से छाया चलने के कौशल का उपयोग कर रहा था, इसलिए वह अदृश्य था, और चूंकि अमांडा और नरक वानर लड़ाई में व्यस्त थे, इसलिए वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। उसने अमांडा और नरक वानर को कुछ समय तक देखा और जब उसे लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो उसने एक गहरी सांस ली। वापस आओ ग्रहण, इवान ने कहा और ग्रहण को अपने छाया भंडारण में वापस बुलाया। ग्रहण के वापस आने के बाद इवान ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में ऊंची उड़ान भरी, उस पिंजरे की ओर जहां अमांडा और नरक वानर लड़ रहे थे। उनकी ओर जाते समय उसने एक बार फिर छाया ऊर्जा का उपयोग करके अपने छाया चलने के कौशल को सक्रिय किया। हालांकि उसे थोड़ा डर था कि वे उसे महसूस कर लेंगे क्योंकि वे एस रैंक के हैं, लेकिन उसे इतना भरोसा था कि वह अपनी पहचान उजागर किए बिना यहां से भागने में सक्षम होगा। सिर्फ 1 मिनट के बाद इवान पिंजरे से 300 मीटर ऊपर मंडरा रहा था जहां नरक वानर और अमांडा लड़ रहे थे। जब उसने 3 शिकारियों को उनसे मीटर ऊपर रोका और उन्होंने उसे नहीं देखा, तो इवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी योजना वास्तव में काफ़ी सरल थी। वह अमांडा को नरक वानर को मारने में मदद करने के लिए यहाँ आया था। चूंकि फ्रंटलाइन की स्थिति को बदलने का एकमात्र तरीका छाया पुनरुत्थान का उपयोग करना या नरक वानर को मारना है, इसलिए उसने दूसरे विकल्प के साथ जाने का फैसला किया। बेशक सामान्य साधनों से उसके लिए नरक वानर को मारने में उसकी मदद करना असंभव है। अपनी छाया ऊर्जा के साथ भी इवान को यकीन था कि वह नरक वानर को नहीं मार पाएगा। वह वास्तव में अमांडा को नरक वानर को मारने का अवसर देने के बारे में सोच रहा था। वह देख सकता था कि वे दोनों बराबरी के स्तर पर लड़ रहे थे और उनमें से कोई भी नुकसान में नहीं था। लेकिन अगर वह किसी तरह अमांडा के लिए अवसर बनाता है, तो संभावना है कि वह नरक वानर को मारने में सक्षम होगी। मैं शायद अकेला बेवकूफ़ हूँ जो डी जोर रैंक का नौसिखिया होते हुए भी एस रैंक के राक्षस से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है, इवान ने बड़बड़ाया और उसकी आंखें तीखी हो गईं। उसने अपनी एक उंगली नरक के बंदर की ओर उठाई, क्योंकि उसके सम्राट कोर के अंदर छाया ऊर्जा घूम रही थी। उसकी उंगली की नोक पर एक छोटी सी काली गोली बनने लगी। उसी समय इवान को छाया ऊर्जा का उपयोग करने के कारण अपने दिमाग पर बहुत दबाव महसूस हुआ। चूंकि इवान छाया चलने के कौशल का उपयोग कर रहा था, इसलिए अमांडा और नरक बंदर दोनों ही गोली बनाते समय किसी भी ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। इवान अपनी कुल छाया ऊर्जा का 60% गोली बनाने के लिए उपयोग करने के बारे में सोच रहा था। इसके पीछे पहला कारण ये था कि उसे बी रैंक जोन में वापस जाते समय उच्च रैंकिंग वाले शिकारियों और राक्षसों से बचने के लिए अभी भी छाया ऊर्जा की आवश्यकता है। और दूसरा कारण ये था कि गोली बनाने में वह जितनी अधिक छाया ऊर्जा का उपयोग करेगा, उसके दिमाग पर उतना ही अधिक दबाव महसूस होगा। लानत है, अमांडा ने शाप दिया क्योंकि उसने अपनी ओर आ रही नरक की लपटों को चीर दिया। तुम मनुष्यों द्वारा बनाया गया तथाकथित गठन पहले ही मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब मेरे अनुचरों के उस शहर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा जिसे तुम सभी बचाने की कोशिश कर रहे हो, नरक बंदर ने अमांडा से थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। नरक बंदर की आवाज़ सुनकर अमांडा ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह अग्रिम पंक्ति से बहुत दूर है, फिर भी उसने पहले हुए विस्फोट के प्रभाव को महसूस किया। वह जानती थी कि गठन उस तरह के विस्फोट को संभाल नहीं सकता। जिस क्षण मैंने यहाँ हमला करने का फैसला किया, उस समय उस शहर का भाग्य पहले से ही तय था जिसे तुम सभी बचाने की कोशिश कर रहे हो, नरक बंदर ने अहंकार से भरे लहजे में कहा जब उसने देखा कि अमांडा उसे घूर रही थी। कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगी, अमांडा ने कहा क्योंकि उसके चारों ओर तलवार की आभा में उतार चढ़ाव होने लगा था। मुझे मार डालोगी, नरक वानर ने कहा और जोर से हंसने लगा। अगर तुम्हारे पास मुझे मारने की शक्ति होती तो तुम मुझे पहले ही मार देते। नरक वानर की बात सुनकर अमांडा ने उसे घृणा से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि वह सच बोल रहा है। लेकिन इस समय अचानक जंगल में एक भारी आवाज़ गूंजी। क्या होगा अगर मैं उसकी मदद करूं? अमांडा और नरक वानर दोनों चौंक गए जब उन्होंने अचानक आवाज़ सुनी। भले ही वे लड़ रहे थे और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी अत्यधिक सावधानी के कारण अन्य लोगों के लिए उनके पास जाना आसान नहीं था। जैसे ही वे बोलने वाले व्यक्ति की तलाश करने वाले थे, दोनों ने ऊपर से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। उन्होंने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन नरक वानर की आंखें कांप उठीं जब उसने देखा कि एक काली रोशनी की किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई एक पल में उसके सामने आ गई।
वह दूर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, काली रोशनी की किरण उसके सिर के ठीक बीच में आ लगी। दहाड़! लाल रक्त के फूटने पर नरक बंदर दर्द से दहाड़ उठा। उसी समय इवान के सामने एक अधिसूचना दिखाई दी जो आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा था। आपका प्रतिद्वंद्वी 3 सेकंड के लिए अंधा हो जाता है। उसकी छाया गोली का अंधा करने वाला प्रभाव सक्रिय हो गया। नरक वानर दर्द से दहाड़ने लगा क्योंकि अचानक उसकी दृष्टि चली गई। इवान को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने अधिसूचना देखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी छाया गोली का अंधा करने वाला प्रभाव इस पल सक्रिय हो जाएगा, लेकिन वह जानता था कि यह किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी छाया गोली का अंधा करने वाला प्रभाव केवल 3 सेकंड तक रहेगा। साथ ही भले ही उसने उस गोली को बनाने में अपनी छाया ऊर्जा का 60% इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह नरक वानर के सिर पर केवल एक छोटा सा छेद बनाने में सक्षम था। भले ही यह चोट गंभीर थी, लेकिन यह नरक वानर के लिए घातक नहीं थी जो एस रैंक राक्षस है। इसे एक बार फिर से होश में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपना सबसे मजबूत हमला करो, इवान अदृश्य रहते हुए चिल्लाया। चिल्लाते समय उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा बदलने की कोशिश की। यही वजह है कि जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। अमांडा अभी भी घटनाओं के अचानक मोड़ से बहुत हैरान थी। वर्तमान स्थिति के बारे में उसे कई संदेह थे, लेकिन एक एस रैंक शिकारी के रूप में उसकी मानसिकता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए इवान के चिल्लाने से पहले ही अमांडा पहले से ही अपने हमले की तैयारी कर रही थी। इवान अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ रहा था और नरक वानर पर ध्यान दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। एक ही समय में बड़ी मात्रा में छाया ऊर्जा का उपयोग करने के कारण उसके दिमाग पर दबाव पहले से कहीं अधिक था। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस समय पीछे हट गया तो अब तक उसने जो कुछ भी किया है वह सब बेकार हो जाएगा। वह नरक की जेल की ओर जाने के लिए आसमान से नीचे कूदा। अमांडा के शरीर से एक भयावह तलवार की आभा निकली और उसकी तलवार को ढक दिया। वह अपने सबसे मजबूत एकल लक्ष्य हमले कौशल का उपयोग करने जा रही थी। उसने पहले इसका उपयोग नहीं किया था क्योंकि इस कौशल का उपयोग करने से पहले उसे कुछ समय की आवश्यकता होती है। लेकिन नरक वानर के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसे इसका उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। जब भी वह इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती तो नरक वानर उसे इस कौशल का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हुए बीच में ही रोक देता। स्वॉर्ड रिवर उसका सबसे मजबूत क्षेत्र प्रभाव कौशल था, जबकि वह जिस कौशल का इस्तेमाल करने जा रही थी वह उसका सबसे मजबूत एकल लक्ष्य कौशल था। उसके चारों ओर तलवार की आभा का घनत्व बढ़ने लगा। उसके चारों ओर तलवार की आभा इतनी अधिक थी कि वह मूर्त दिखने लगी। जब इवान नरक की जेल से 50 मीटर दूर था तब उसने और करीब आना बंद कर दिया। अमांडा के साथ पिंजरे के अंदर मौजूद नरक वानर ने भी तलवार की बढ़ती आभा को महसूस किया और उसके शरीर पर मौजूद सभी फर खड़े हो गए। भले ही वह अंधा हो गया था और इवान के पिछले हमले के कारण बहुत दर्द में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वहीं खड़ा रहेगा और अपनी मौत का इंतजार करेगा। उन्हें घेरने वाली नरक जेल अचानक गायब हो गई। उसी समय अमनाद के अपने कौशल को पूरी तरह से तैयार करने से पहले ही नरकवानर ने अपने पैर जमीन पर दबा दिए। अंधे होने के बावजूद वहां से दूर जाना चाहा, लेकिन इस समय इवान जो अभी अभी नीचे उतरा था मुस्कुराया। अचानक जमीन से 2 काली जंजीरें निकली और नरकवानर को उसी स्थान पर बांध दिया। इवान ने अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग करके नरकवानर को रोकने के लिए बर्फ की जंजीरें डालीं। नरक वानर जो वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि 2 ठंडी जंजीरें उसके शरीर को बांध रही हैं और उसे दूर जाने से रोक रही हैं। जैसे ही बर्फ की जंजीरों ने उसे बांधा, छाया की गोली का अंधा करने वाला प्रभाव भी समाप्त हो गया और नरक वानर को अपनी दृष्टि वापस मिल गई। जब उसे अपनी दृष्टि वापस मिली और उसने अमांडा के चारों ओर तलवार की भयावह आभा देखी तो उसके शरीर में आसन विनाश की भावना ने उसे घेर लिया। दहाड़! नरक वानर क्रोध और भय में जोर से दहाड़ने लगा क्योंकि उसके शरीर से नरक की लपटें फूटने लगीं। सिजल! एक सिजल की आवाज़ आई क्योंकि नरक वानर को बांधने वाली बर्फ की जंजीरें पिघलने लगीं। इवान ने अपने दांत पीस लिए और अपने मन पर महसूस हो रहे दबाव को नज़रअंदाज कर दिया तथा बर्फ की जंजीरों को मजबूत करने के लिए अपनी छाया ऊर्जा का अधिक प्रयोग किया। धिक्कार है, छाया ऊर्जा का उपयोग करके बर्फ की जंजीरों के साथ भी इस कमीने को रोकना आसान नहीं है, इवान ने धड़कते सिरदर्द को अनदेखा करते हुए सोचा। अचानक आसपास की तलवार की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। इवान और नरक बंदर ने एक ही समय में अमांडा को देखा और उसे अपनी तलवार उठाते हुए आकाश की ओर इशारा करते हुए देखा। उसके हाथ में तलवार चांदी की रोशनी से चमक रही थी और वे दोनों महसूस कर सकते थे कि आसपास की सारी तलवार की आभा तलवार द्वारा अवशोषित हो गई थी। दहाड़! तलवार के भीतर छिपी भयानक तलवार की आभा को महसूस करते हुए नरक बंदर घबराहट में दहाड़ता है और बर्फ की जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश करता है। दरार! इवान अभी भी अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, हालांकि काली बर्फ की जंजीरों पर कुछ दरारें दिखाई दीं।
लेकिन अमांडा के भाव नहीं बदले। विश्व विभाजक। उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक उठी, क्योंकि उसने लापरवाही से तलवार को नीचे गिरा दिया जिसे वह आकाश की ओर इशारा कर रही थी। भले ही वार सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके वार का नतीजा कुछ भी सामान्य नहीं था। वाह! जैसे ही उसने वार किया, चारों ओर एक विनाशकारी तलवार की आभा भर गई। इवान तलवार की भयावह आभा से इतना भयभीत हो गया कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से भाग गया। नरक वानर ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि कैसे एक ऊर्ध्वाधर अर्धचंद्राकार तलवार का वार उसकी ओर आ रहा था और जमीन को चीर रहा था। इससे पहले कि उसका दिमाग पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हुआ, तलवार का वार उसके शरीर से होकर गुजर गया और वह आंखें चौड़ी करके वहीं खड़ा रहा। अमांडा ठंडी आंखों से देखती रही, क्योंकि तलवार का वार जमीन पर एक गहरी दरार बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। फूट पड़ा। अचानक खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और नरक वानर का शरीर दो टुकड़ों में बढ़ गया और नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते समय भी उसकी आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि नरक वानर की जीवन आभा जल्द ही गायब हो गई। नरक वानर को मरा हुआ देखकर अमांडा शांत नहीं हुई और वह सतर्कतापूर्वक उस व्यक्ति की तलाश में इधर उधर देखने लगी जिसने नरक वानर को मारने में उसकी मदद की थी। अमांडा के हमला करने के बाद इवान बिना समय बर्बाद किए तुरंत वहां से भाग गया। उस हमले की ताकत को महसूस करते ही उसे लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल आया है। इतने सालों में उसने कई तरह के शक्तिशाली कौशल देखे, लेकिन अमांडा के हमले से उसे जो एहसास हुआ वह बिल्कुल अलग था। वापस जाते समय वह समय समय पर पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वह उसके पीछे तो नहीं आ रही है। हालांकि वह अभी भी छाया ऊर्जा के माध्यम से छाया चलने के कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि अब वह उसे पकड़ लेगी, क्योंकि उसे नरक बंदर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर किसी भी पल फट जाएगा, इवान ने अपने दांत पीसते हुए और एक बार फिर शांति औषधि निकालते हुए सोचा। इस समय उसके दिमाग पर इतना दबाव था कि अगर उसे पकड़े जाने की चिंता न होती तो वह पहले ही अपने कौशल का उपयोग करना बंद कर देता और थकावट के कारण यहीं सो जाता। जब उसने शांति औषधि पी तो उसके पूरे शरीर और दिमाग में एक ठंडी अनुभूति फैल गई। औषधि के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से ठीक होने लगी, लेकिन उसके दिमाग पर दबाव वैसा ही बना रहा। चूंकि वह उड़ने के लिए छाया ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, इसलिए इवान बहुत जल्दी एस रैंक जोन में पहुंच गया। जब इवान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सामने की लाइन पर मौजूद सभी राक्षस और शिकारी स्तब्ध थे। वे सभी उस दिशा में देख रहे थे जहां अमांडा और नरक वानर एक पल पहले लड़ रहे थे। उन सभी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि नरक वानर की आभा अभी गायब हो गई है। उसने उस राक्षस को मार डाला, डेमियन ने अचानक घटनाओं के मोड़ से चकित होकर चौंकते हुए आवाज में कहा। नरक वानर की आभा से वह जानता था कि उसकी शक्ति अमांडा की तुलना में बहुत अधिक थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे कैसे मारा, लेकिन भले ही वह चौंक गया था, फिर भी उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। नरक वानर की मृत्यु के साथ हमारे लिए यहाँ स्थिति को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा, डेमियन ने कहा और उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसी समय जब फ्रंट लाइन पर मौजूद राक्षसों को नरक के बंदर की मौत का एहसास हुआ तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल वहां से भागने का आया, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बिना किसी चेतावनी के फ्रंट लाइन पर मौजूद ज्यादातर राक्षस भागने के लिए मुड़ गए। जब शिकारी ने ये देखा तो वे सभी चिल्लाने लगे, उन्हें मार डालो, और भी ज्यादा तीव्रता से हमला करने लगे। राक्षसों ने वहां से भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। इवान ने फ्रंट लाइन पर स्थिति को देखने के लिए बस एक पल के लिए रुका और फिर एक बार फिर बी रैंक जोन की ओर उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते समय अचानक इवान ने देखा कि बिजली का एक भाला मिसाइल की तरह उसकी ओर आ रहा है। छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उसे जो सिर दर्द हो रहा था, उसकी सावधानी बहुत कम थी और उसने बिजली के भाले को उसके सामने आने से पहले नहीं देखा। शटर इवान की आंखें चौड़ी हो गईं जब भला उसके सामने एक पल में आ गया और उसे चकमा देने का कोई समय नहीं मिला। जैसे ही भला उस पर लगने वाला था, इवान को अपने दाहिने कान से एक गर्माहट महसूस हुई और अगले ही पल एक चांदी के रंग का अवरोध उसके सामने प्रकट हुआ जो उसे भाले से बचा रहा था। बिजली के भाले ने चांदी के अवरोध पर प्रहार किया और जैसे ही भाले ने अवरोध को छुआ वह उसी दिशा में वापस परावर्तित हो गया जहां से वह आया था। बिजली का भाला वापस गया और एक रैंक बिजली के आर्मडिलो पर लगा जिसका शरीर बिजली के भाले के लगने के बाद फट गया। इवान चौंक गया जब उसने देखा कि अभी क्या हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने दाहिने कान को छुआ, वर्डेंट वाइल्ड्स डेंगोन में मिले झुमके की बनावट को महसूस किया। शील्डिंग एमुलेट ईयरिंग ए रैंक। ये ईयरिंग अचानक हमले या आसन्न खतरे के मामले में पहनने वाले के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है, आने वाले हमलों को परावर्तित और प्रतिकर्षित करता है। अवरोध की अवधि इससे प्राप्त क्षति की मात्रा से निर्धारित होती है। अवरोध अपनी ऊर्जा समाप्त होने के बाद गायब हो जाएगा। एक बार अवरोध का उपयोग करने के बाद इसे पहनने वाले को फिर से उपयोग करने में 6 घंटे लगेंगे।
अगर यह अवरोध न होता तो मैं बर्बाद हो जाता। इवान भाले से मारे जाने के बाद लाइटिंग आर्मडिलो के साथ जो हुआ उसे देखकर डर से कांप उठा। लेकिन अचानक उसने लाइटिंग आर्मडिलो के विस्फोटित शरीर के पास एक चमकती हुई गोल गेंद देखी। ए रैंक आर्मडिलो के कोर को देखकर इवान की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और वह उसकी ओर उड़ गया। वह एक पल में कोर से पहले पहुंच गया और जल्दी से उसे अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। जैसे ही वह उड़ने वाला था उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर 3 राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। हालांकि उसे तेज सिर दर्द हो रहा था, फिर भी वह तीनों लाशों की ओर गया और उन्हें भी अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। मुझे उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने भुगतान के रूप में लेना चाहिए, इवान ने मन ही मन सोचा और आखिरकार वहां से चला गया। अगर वह चाहता तो वह यहाँ उच्च स्तर के शैडो अनडेड बनाने के लिए शैडो रिजरेक्शन कौशल का उपयोग कर सकता था और एक्वा और अन्य को उनके साथ बदल सकता था। एक्वा और अन्य सिर्फ बी या बी जोड़ रैंक के शैडो अनडेड हैं। यहाँ इतने सारे ए और ए जोड़ लाशें पहले से ही मौजूद हैं, वह आसानी से ए और ए जोड़ रैंक के शैडो अनडेड प्राप्त कर सकता था। लेकिन किसी कारण से उसके अंदर एक भावना थी जो उसे उन्हें बदलने के लिए नहीं कह रही थी। भले ही यह पूरी तरह से अतार्किक था, इवान ने अपने मौजूदा शैडो अनडेड को बदलने का फैसला नहीं किया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेरे पास छाया पुनरुत्थान का उपयोग करने के लिए पर्याप्त छाया ऊर्जा है, इवान ने एस रैंक जोन छोड़ते समय सोचा। उसे ए रैंक जोन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा जहां स्थिति बहुत खराब थी। शिकारी मुश्किल से राक्षसों को गठन को तोड़ने से रोक रहे थे। अब जब फ्रंट लाइन साफ हो गई है तो वहां से शिकारी जल्द ही उनकी मदद करने के लिए यहां आएंगे। इवान ने ए रैंक जोन गठन को पार करने से पहले लड़ने वाले शिकारियों पर नजर डाली। गठन को पार करने के बाद वह सबसे पहले उस स्थान के पास रुका जहां एलिसिया छिपी हुई थी। उसे वापस अपने छाया भंडारण में बुलाने के बाद वह बी रैंक जोन की ओर उड़ गया। इवान एक पेड़ के सहारे झुककर बैठ गया। वह अभी बी रैंक जोन में वापस आया था और अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद एक अच्छी झपकी लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। एलिसिया के साथ वापस आते समय वह नेक्रोस को भी वापस ले आया। अब जबकि फ्रंट लाइन पर स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है तो वहां से शिकारी सभी राक्षसों को मारने के लिए यहां आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर नेक्रोस और एलिसिया उस समय बाहर रहे तो वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। मेरी छाया ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 20 घंटे लगेंगे, इवान ने अपने सम्राट कोर को लगभग खाली देखकर बड़बड़ाया। ग्रहण। इवान ने ग्रहण को बुलाया और उसे उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। वह पूरी तरह से थक चुका था और बस थोड़ी देर की झपकी लेना चाहता था। ग्रहण ने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए अपने चुपके कौशल का उपयोग किया और इवान के सो रहे क्षेत्र के चारों ओर गश्त करना शुरू कर दिया। बज़। इवान अभी सोने ही वाला था कि उसे ब्रेसलेट से हल्का कंपन महसूस हुआ जिसे उसने वापस आने के बाद पहना था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने ब्रेसलेट की स्क्रीन पर नज़र डाली तो पाया कि यह मार्क था जो उससे संपर्क कर रहा था। अरे, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया, इवान ने अंदर से आह भरी और कॉल स्वीकार कर लिया। ओए, क्या तुम जीवित हो? जैसे ही उसने कॉल स्वीकार की उसने मार्क की आवाज़ सुनी। इवान ने ऐसा बेवकूफ़ाना सवाल सुनकर लगभग जोर से कोसा और खुद को रोक लिया और नेक्रोस को मार्क के सिर को पेड़ से कुचलने का आदेश नहीं दिया। क्लब। नहीं, मैं मर चुका हूँ, इवान ने व्यंग्यात्मक स्वर में उससे कहा। ओह, असुविधा के लिए खेद है, कृपया शांति से आराम करें, मार्क ने उसे उत्तर दिया और कॉल समाप्त कर दिया। इवान ने अपने कंगन को एक चकित नज़र से देखा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। बज़। अचानक उसका कंगन एक बार फिर से कंपन करने लगा और उसने देखा कि यह सोफ़ी थी जिसने उसे इस बार बुलाया था। तुम कहाँ हो? सोफ़ी ने उससे पूछा जैसे ही उसने कॉल स्वीकार किया। मैं शिकारियों के विश्राम क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर आराम कर रहा हूँ, इवान ने नींद भरी आवाज़ में उत्तर दिया। क्या कोई समस्या है? नहीं, सब ठीक है, सोफ़ी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हम आधे घंटे से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से हम आपके कंगन से संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए हमें बस चिंता थी कि आपको कुछ हो गया है। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने सुना कि वे उससे संपर्क करने में सक्षम नहीं हैं। आखिरकार उसने अपने कंगन को फ्रंटलाइन पर जाने से पहले छाया भंडारण में रख दिया था। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं यहाँ सो रहा था, इवान ने उलझन भरी आवाज़ में कहा। शायद राक्षसों से लड़ते समय मेरा ब्रेसलेट क्षतिग्रस्त हो गया था, यही वजह है कि तुम मुझसे संपर्क नहीं कर पाए। मुझे लगता है, सोफ़ी ने कहा और कुछ और नहीं पूछा। उसे भी लगा कि उसके ब्रेसलेट में कोई समस्या हो सकती है। हम और राक्षसों को मारने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहते हो या तुम अभी भी थके हुए हो? सोफ़ी ने एक पल बाद उससे पूछा। उसे सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अगर वह नहीं भी जाता है तो भी सोफ़ी और बाकी लोगों को कुछ भी शक नहीं होगा। आखिरकार वह उनकी नज़र में सिर्फ एक डी जोड़ रैंक का शिकारी है और पूरी तरह से ठीक होने में उसे काफ़ी समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह उसके लिए ज़्यादा मेरिट पॉइंट और कोर इकट्ठा करने का आखिरी मौका भी है।
उसके पास पहले से ही अपने भविष्य की उन्नति के लिए कई कोर हैं, लेकिन वह अभी भी ज़्यादा मेरिट पॉइंट इकट्ठा करना चाहता था। इससे पहले सोफी ने उससे कहा था कि वह मेरिट पॉइंट को स्किल बुक्स के लिए भी बदल सकता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट इकट्ठा करना चाहता था, जितना संभव हो सके उतने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि अगर उसे कोई उपयोगी कौशल दिखे तो वह उसे खरीद सके। मैं आ रहा हूँ, इवान ने कहा और अपना सिर हिलाते हुए खड़ा हो गया। वह अभी भी थका हुआ था, लेकिन वह जानता था कि लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। फ्रंट लाइन से शिकारी जल्द ही ए रैंक जोन में आएंगे और वहां सभी राक्षसों को मारने के बाद वे बचे हुए राक्षसों का सफाया करने के लिए यहां आएंगे। इवान ने इक्लिप्स को वापस बुलाते हुए कहा, मुझे उनके यहां आने से पहले जितना संभव हो सके उतने मेरिट पॉइंट अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, इवान ने कहा और बी रैंक फॉर्मेशन की दीवार की ओर बढ़ गया जहां सोफी और अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा और सोफी और अन्य लोगों ने उसे देखा तो उन सभी ने एक अजीब चेहरा बनाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से भी ज़्यादा थके हुए दिख रहे हो? डेविड ने पूछा जब वह उनके सामने रुका। क्या ये कोई सवाल भी है? इवान के कुछ कहने से पहले मार्क ने अपना मुंह खोला और संकुचित आंखों से इवान को देखा। मार्क को अपनी ओर देखते देख इवान थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। बस उसके पीले चेहरे को देखो और जिस तरह से वह चल रहा है। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि आराम करने के बजाय यह आदमी एक महिला के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मार्क की बात सुनकर इवान पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने सोफी और अन्य लोगों की ओर देखा और पाया कि वे अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक जंगली आदमी हो जो जंगल में ऐसा काम कर रहे हो, कैलेब ने कहा और अपना सिर हिलाया। अन्य लोगों ने भी कैलेब की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी बकवास सुनकर इवान के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं और वह उन्हें अनदेखा करते हुए युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि अगर वह उनसे बात करेगा तो उसका सिरदर्द एक बार फिर बढ़ जाएगा। इवान को दूर जाते देख डेविड और अन्य लोग हंसे और उसके पीछे चले गए। युद्ध के मैदान में आने के बाद इवान ने एक बार फिर एक्वा को बुलाया और मार्क और अन्य लोगों के साथ राक्षसों को मारने का काम किया। वे अगले 1.5 घंटे तक राक्षसों को मारते रहे। जैसे ही इवान अपनी सीमा तक पहुंच रहा था, उसने आखिरकार ए और ए+ रैंक के शिकारियों की कुछ शक्तिशाली आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। तो वे आखिरकार ए रैंक जोन से बाहर आ गए हैं, इवान ने सोचा, क्योंकि कई ए और ए+ रैंक के शिकारी बी रैंक जोन में प्रवेश कर गए थे। कितना अप्रत्याशित! एक आदमी जिसने काला लबादा पहना हुआ था दूर से अग्रिम पंक्ति की स्थिति को देखते हुए बुदबुदाया। सोचना है कि वह नरक वानर को मार पाएगी, आदमी ने कहा और अमांडा की ओर देखा जो अभी अभी अग्रिम पंक्ति में वापस आई थी। वह आदमी वही था जो कुछ दिन पहले नरक वानर के साथ यात्रा कर रहा था। वह अग्रिम पंक्ति पर नजर रख रहा था, इसलिए उसने नहीं देखा कि इवान ने अमांडा की मदद कब की और सोच रहा था कि उसने इसे खुद ही मार डाला। अग्रिम पंक्ति पर स्थिति पहले ही सामान्य हो गई थी। नरक वानर की मौत का एहसास होने के बाद ज्यादातर राक्षस पहले ही भाग गए थे। जो भागने में असमर्थ थे उन्हें शिकारियों ने मार डाला। अग्रिम पंक्ति की स्थिति स्थिर होने के बाद कुछ उच्च श्रेणी के शिकारी वहां भी स्थिति को साफ करने के लिए रैंक जोन की ओर गए। भले ही सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन परिणाम बुरे नहीं हैं, आदमी ने बुदबुदाया और नेफ्लियम शहर की दिशा में देखा। सोचना है कि कोई एस रैंक का शिकारी होगा जो राक्षस ज्वार के खतरे के बावजूद शहर में रहना। यह अफसोस की बात है कि केवल 4 लोग ही वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन वे कम से कम शहर को कुछ वास्तविक नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे, भले ही यह उससे कम था जिसकी मैंने शुरू में उम्मीद की थी, आदमी ने कहा और अचानक वहां से गायब हो गया। स्विश! अमांडा ने अपनी तलवार घुमाई और एक रैंक 1 ट्रोल का सिर काट दिया। ट्रोल को मारने के बाद उसने चारों ओर देखा और देखा कि सामने की रेखा पर सभी राक्षस पहले से ही मर चुके थे। आखिरकार यह खत्म हो गया है, डेमियन ने उसके पास आने के बाद कहा। ए रैंक और अन्य क्षेत्रों के बारे में क्या? अमांडा ने अपनी तलवार रखते हुए पूछा। इतने लंबे समय तक नरक बंदर के खिलाफ लड़ने के कारण उसका चेहरा अभी भी पीला था। हर क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो 3 या 4 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, डेमियन ने जमीन पर बैठते हुए कहा। तुम एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया की तरह लग रहे हो, अमांडा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ डेमियन से कहा। अमांडा की बात सुनकर डेमियन का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने उसकी बातों का खंडन नहीं किया। उसे ये भी पता था कि वह वास्तव में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया की तरह दिख रहा था। वैसे तुमने इसे कैसे मारा? डेमियन ने अचानक अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ पूछा। डेमियन की बात सुनकर अमांडा ने अपना सिर हिलाया। मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि क्या हुआ था, अमांडा ने कहा और नरक बंदर के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान जो कुछ हुआ उसे याद किया। जब डेमियन ने सुना कि वह उस व्यक्ति को भी नहीं देख पा रही थी जिसने नरक बंदर को मारने में उसकी मदद की थी, तो वह काफी हैरान रह गया। वह एक एस रैंक की शिकारी है, इसलिए उसकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थीं,
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस व्यक्ति को भी नहीं देख पा रही थी जिसने नरक बंदर को मारने में उसकी मदद की थी। क्या तुमने नरक बंदर को मारने के बाद उसे खोजने की कोशिश की? डेमियन ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। मैंने बस आसपास देखा, लेकिन गंभीरता से उसे खोजने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जल्द से जल्द यहाँ आना चाहती थी, अमांडा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा, चूंकि वह व्यक्ति नरक वानर की मृत्यु के बाद भी नहीं दिखा, इसलिए ये स्पष्ट है कि वह खुद को प्रकट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे लगता है कि वह नरक वानर की मृत्यु के बाद पहले ही वहां से चला गया होगा। अमांडा की बात सुनकर डेमियन ने अपना सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि वह एस रैंक का शिकारी था? डेमियन ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। डेमियन की बात सुनकर अमांडा गहरी सोच में पड़ गई। उसे नरक वानर को बांधने वाली काली जंजीरें याद आ गईं। वे काली जंजीरें नरक वानर के क्षण को सीमित करने में सक्षम थीं, भले ही उसकी शारीरिक शक्ति एस रैंक के राक्षस से कहीं अधिक थी। मुझे नहीं लगता कि ये जोर रैंक का शिकारी इतने लंबे समय तक नरक वानर को रोक पाता, अमांडा ने सोचा और अपना सिर हिलाया। बहुत संभावना है कि वह एस रैंक का शिकारी था। अगर वह वाकई एस रैंक का शिकारी है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। दुनिया में एस रैंक के शिकारी बहुत कम हैं, डेमियन ने अमांडा की बात सुनने के बाद कहा। लेकिन अमांडा डेमियन जितनी आश्वस्त नहीं थी, हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान नरक के बंदर पर था, फिर भी वह महसूस कर पा रही थी कि उन बर्फ की जंजीरों से निकलने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव कितने अजीब थे। चूंकि दुनिया में बहुत से एस रैंक के शिकारी नहीं हैं, इसलिए वह एस रैंक तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों को जानती है। लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने कभी इस तरह का ऊर्जा उतार चढ़ाव देखा हो। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की, वह शायद एस रैंक का नया शिकारी हो, और अगर वह खुद को प्रकट नहीं करना चाहता तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, अमांडा ने सोचा और अपना सिर हिला दिया। लेकिन अचानक उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसने डेमियन की ओर देखा। डार्क गिल्ड के बारे में क्या? क्या उन्होंने वाकई शहर पर हमला किया? अमांडा की बात सुनकर डेमियन को भी डार्क गिल्ड के बारे में याद आ गया, क्योंकि फ्रंट लाइन पर तनावपूर्ण स्थिति के कारण वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। मुझे रॉन से पूछना चाहिए, डेमियन ने कहा और अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके रॉन से संपर्क किया जो डार्क गिल्ड से निपटने के लिए शहर में तैनात था। डेमियन ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन 1 मिनट बाद भी किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। डेमियन और अमांडा दोनों ने चिंता भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। जैसे ही उनका दिल संदेह से भर गया, कॉल का जवाब आखिरकार मिल गया। वहां क्या स्थिति है रॉन? क्या डार्क गिल्ड ने वाकई शहर पर हमला किया है? रॉन के फोन उठाने पर डेमियन ने तुरंत पूछा, लेकिन फोन उठाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। जब रॉन नहीं बोला तो अमांडा और डेमियन दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। रॉन, डेमियन ने एक बार फिर कहा। जानकारी सही थी, डार्क गिल्ड के लोगों ने राक्षस ज्वार के आने के ठीक बाद शहर पर हमला किया था। अचानक उन्हें एक आदमी की थकी हुई आवाज सुनाई दी। रॉन की आवाज सुनकर डेमियन और अमांडा दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। क्या तुम उन्हें रोक पाए? अमांडा ने रॉन की आवाज सुनकर तुरंत पूछा। एक आदमी जो लगभग 30 साल का लग रहा था, बिना हिले डुले उसी जगह पर खड़ा था और सामने देख रहा था। उस आदमी के बाल गहरे काले थे और आंखें गहरी हरी थीं। समय समय पर उसके शरीर से थोड़ी सी आभा निकल रही थी, जैसे वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो। जब भी उसकी आभा बाहर निकलती है तो उसके आसपास की हवा में हलचल होती है, जो ये संकेत देती है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी का शिकारी था। मुझे अपने साथ अधिक शिकारियों को रखना चाहिए था, बजाय इसके कि उनमें से अधिकांश को अग्रिम पंक्ति में भेज दिया जाए। रॉन, एस रैंक का शिकारी जो डार्क गिल्ड के हमले को रोकने के लिए शहर में तैनात था, ने कहा। उसके मुंह से एक आह निकली। वह अपने सामने पूरी तरह से नष्ट हो चुके क्षेत्र को देख रहा था, जो नष्ट हो चुकी इमारतों के मलबे और मलबे से भरा हुआ था। उसके सामने नष्ट हो चुका क्षेत्र शहर का सिटी प्लाजा हुआ करता था, लेकिन अब नष्ट हो चुकी इमारतों और नागरिकों की लाशों के अलावा उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। इस क्षेत्र में अकेले 3000 से अधिक लोग हताहत हुए हैं, और मैंने अन्य 3 क्षेत्रों की ओर देखा भी नहीं, रॉन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये जानने के बाद कि डार्क गिल्ड शहर पर हमला करेगा, शहर में तैनात सभी शिकारी हाई अलर्ट पर थे। जैसे ही राक्षसी ज्वार अग्रिम पंक्ति में पहुंचा, रॉन को यह भी खबर मिली कि शहर के दक्षिणी हिस्से, जहां शहर का चौक स्थित था, पर कुछ शिकारियों द्वारा हमला किया जा रहा था। खबर मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां जाते समय उसे बताया गया कि शहर के अन्य 3 हिस्सों पर भी हमला किया जा रहा था। उसके लिए एक ही समय में 4 जगहों की देखभाल करना असंभव था। भले ही उन्होंने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर शिकारियों को तैनात किया था, जिसमें उन जगहों पर भी शामिल थे जिन पर हमला किया जा रहा था, उनके लिए बिना नुकसान उठाए और बी जोड़ रैंक के शिकारियों को रोकना लगभग असंभव था। इसके अलावा डार्क गिल्ड के सदस्य भी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी उनके पास आ रहे हैं, ठीक उसी समय जब उन्होंने अपना हमला शुरू किया।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डार्क गिल्ड के ए रैंक के शिकारी ने शहर के पहरेदारों को रोक दिया, जबकि डार्क गिल्ड के शेष सदस्य पूरी तरह से उत्पात मचाने लगे, अपने कौशल और अपने साथ लाए विनाशकारी कलाकृतियों का उपयोग करके जितना संभव हो सके अराजकता पैदा करने के लिए। दक्षिण क्षेत्र में जहां रॉन गया, वह डार्क गिल्ड के सदस्यों को रोकने में सक्षम था, इससे पहले कि वे बहुत नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन जब उसने उन्हें रोका तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ए रैंक के शिकारियों को छोड़कर डार्क गिल्ड के सभी सदस्यों ने किसी न किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया और उनके शरीर में विस्फोट हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। 2 बी जोड़ रैंक, 4 बी रैंक और 8 सी जोड़ रैंक के शिकारी थे जो एक ही समय में विस्फोट कर गए। इतने सारे शिकारियों द्वारा एक ही समय में विस्फोट करने से उत्पन्न शक्ति शहर के 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उस समय रॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और इतने बड़े पैमाने पर विनाश को रोकने में सक्षम था। लेकिन तब भी लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से लोग रहते थे, इसलिए हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसे जल्द ही खबर मिली कि डार्क गिल्ड के अन्य सदस्य जो शहर के अन्य क्षेत्रों पर हमला कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। जब डार्क गिल्ड के ए रैंक के शिकारी शहर के पहरेदारों को रोकने में सक्षम नहीं थे, तो डार्क गिल्ड के सभी सदस्यों ने एक ही तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को उड़ा दिया। इसके अलावा चूंकि अन्य क्षेत्रों में विस्फोट के प्रभाव को रोकने के लिए रॉन जैसा कोई नहीं था, इसलिए उन 3 क्षेत्रों में हताहतों की संख्या और विनाश शहर के दक्षिणी हिस्से से भी अधिक था। जहां तक डार्क गिल्ड के ए रैंक के शिकारियों की बात है, उन सभी के पास भागने का एक स्क्रॉल था। जब उन्हें लगा कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वे सभी स्क्रॉल का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकले। जल्द ही कुछ शहर के पहरेदार रॉन के पास पहुंचे जो नष्ट हुए क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? रॉन ने उनकी ओर देखे बिना पूछा। हमने पूरे शहर में खोज की, लेकिन हमें वे 4 ए रैंक के शिकारी नहीं मिले जो पहले भाग गए थे। शहर के एक पहरेदार ने आगे बढ़कर रॉन की बात सुनी और कहा। शहर के पहरेदार की बात सुनकर रॉन की आह निकल गई। ऐसा लगता है कि भागने के लिए इस्तेमाल किए गए ये स्क्रॉल उच्च श्रेणी के थे, जो उन्हें सीधे शहर से बाहर भेज देते थे। रॉन ने सोचा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी चौकसी कम मत करो और अभी शहर में गश्त करते रहो, रॉन ने कुछ देर बाद उनसे कहा। भले ही उन्हें डार्क गिल्ड के लोग नहीं मिले, लेकिन संभावना है कि वे शहर में कहीं छिपे हों। रॉन की बात सुनकर सभी गार्ड वहां से चले गए। रॉन ने वहां से उड़ने से पहले एक बार नष्ट हुए क्षेत्र को देखा। वहां से निकलकर वह शहर की पश्चिम दिशा की ओर चला गया। 30 मिनट बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां डार्क गिल्ड के सदस्यों ने हमला किया था। शहर के प्लाजा के स्थान के विपरीत, जहां उसने विस्फोट के प्रभाव को रोका था, शहर का एक बड़ा क्षेत्र पश्चिम दिशा में नष्ट हो गया था। रॉन ने वहां मौजूद शहर के गार्ड से स्थिति के बारे में पूछा। पश्चिम की ओर की स्थिति की पुष्टि करने के बाद रॉन हमले के शेष 2 स्थानों पर गया। अगले कुछ घंटों में उसने वहां की स्थिति को देखने के लिए दोनों स्थानों का दौरा किया। 15,000 से ज्यादा मौतें। रॉन ने हमलों के सभी 4 स्थानों का दौरा करने के बाद अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। 15,000 मौतों के अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। जब रॉन सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो अचानक उसका ब्रेसलेट हिल गया। जब उसने देखा तो उसने पाया कि डैमियन ही उसे बुला रहा था। डैमियन को उसे बुलाता देख उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी और उसने कुछ देर तक फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन ये जानते हुए कि उसे जल्द या बाद में उन्हें सूचित करना ही होगा, उसने आखिरकार फ़ोन उठा लिया। शहर में क्या हुआ, इस बारे में अभी भी अनजान इवान, मार्क और अन्य लोगों ने ये पुष्टि करने के लिए चारों ओर देखा कि उनके आसपास कोई राक्षस जीवित तो नहीं है। उन्हें और ए जोड़ रैंक के शिकारियों ने राक्षसों को इतनी जल्दी खत्म कर दिया, मार्क ने उस क्षेत्र को देखते हुए कहा जो राक्षसों की लाशों से भरा हुआ था। सोफिया और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिला दिया। चूंकि राक्षसों का ज्वार खत्म हो गया है, चलो शहर वापस चलते हैं। अब मैं आगे क्या करना है ये तय करने से पहले बस एक अच्छा आराम करना चाहता हूँ, कालेब ने थकी हुई आवाज में कहा, क्योंकि वह इस समय राक्षस को रोकने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर रहा था। चलो वापस लौटने से पहले अंक बांट लेते हैं, इवान ने कहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि शहर वापस लौटने के बाद वह उनसे फिर से मिल पाएगा या नहीं। इवान की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव दिखाई दिए। वे सभी इस समय बेचैनी से लड़ रहे थे ताकि वे अधिक से अधिक योग्यता अंक एकत्र कर सकें। अब जब ये देखने का समय था कि उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं, तो वे उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, चूंकि मेरा काम राक्षसों को मारना नहीं था, इसलिए मेरे पास बहुत अधिक अंक नहीं हैं, मार्क ने कहा और अपने योग्यता अंक दिखाए। उसके ब्रेसलेट स्क्रीन पर 9,870 अंक दिखाई दे रहे थे। ये देखते हुए कि उसका काम राक्षसों को आकर्षित करना था, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके अंक काफ़ी कम थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, कैलेब ने कहा और अपने अंक दिखाए। उसके अंक मार्क से भी कम थे, केवल 5,980।
लेकिन चूंकि वह अपने मानसिक तत्व से राक्षसों को रोकने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए कोई भी उसके कम अंकों से हैरान नहीं था। मेरे पास 80,754 अंक हैं, डेविड ने अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा। चूंकि वह इवान और सोफी के साथ राक्षसों को मार रहा था, इसलिए उसके पास इतने अधिक अंक होना स्वाभाविक था। 93,127, सोफी ने अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा। सोफी की बात सुनकर सभी ने इवान की ओर देखा। ये देखकर कि वे उसकी ओर देख रहे थे, इवान ने अपने कंधे उचकाए और अपने अंक दिखाए। 81,235, सोफी और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि उसके अंक डेविड के अंकों से भी अधिक थे। लेकिन ये याद करते हुए कि वह कैसे पागलों की तरह राक्षसों को मार रहा था, उन्होंने बस आह भरी और कहा कि वे कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हैं। सोफी ने सिर हिलाते हुए उससे कहा, तुम एक राक्षस हो, तुम्हें पता है। इवान बस मुस्कुराया और उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक इवान ने उन्हें एक और ब्रेसलेट दिखाया जिस पर 47,246 अंक दिख रहे थे। एक्वा ने भी इस समय ब्रेसलेट पहना हुआ था और वे अंक थे जो उसने एकत्र किए थे। अगर ये तथ्य न होता कि राक्षसों पर हमला करने के बजाय ये लड़ाई के दौरान इवान की रक्षा कर रहा था, तो यह निश्चित रूप से अधिक अंक एकत्र करता। अगर इवान चाहता तो वह एक्वा के ब्रेसलेट को छिपा सकता था और उसके अंक अपने पास रख सकता था, लेकिन वह इस बार पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था। चूंकि ओका भी उन राक्षसों को मार रहा था जिन्हें मार्क ने आकर्षित किया था और कैलिब झुक रहा था, इसलिए उसने इन अंकों को सभी के साथ साझा करने का फैसला किया। इसके अलावा उसके पास अभी भी ईसिया और नेक्रोस द्वारा एकत्र किए गए अंक थे जिन्हें उसने अभी तक नहीं देखा था। सोफी और अन्य लोग चौंक गए जब इवान ने उन्हें एक्वा के बारे में बताया ब्रेसलेट। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह अपने बुलाए गए राक्षस के लिए ब्रेसलेट भी लाया है। सोचिए, आपके प्रोफेसर ने आपके बुलाए गए राक्षस के लिए ब्रेसलेट भी दिया है। मार्क ने बिना ये जाने कि उसे क्या कहना चाहिए कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। कोई नहीं जानता कि अगर उसने उन्हें बताया होता कि उसे एडवर्ड से 5 ब्रेसलेट मिले हैं तो वे किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते। हमारे द्वारा एकत्र किए गए कुल अंक 318,212 हैं। अगर हम अंकों को 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो हमें 63,642.4 अंक मिलेंगे, डेविड ने अंकों की गणना करने के बाद कहा। यह उससे कहीं ज्यादा है जितना मैंने शुरू में सोचा था कि हम कमाएंगे। मार्क ने यह सुनने के बाद कहा कि उन्हें कितने अंक मिलेंगे। डेविड की बात सुनकर इवान और दूसरे लोग भी मुस्कुराए। ज्वार की शुरुआत से पहले उन्हें लगा कि वे प्रत्येक 35 से 40,000 अंक कमा पाएंगे, लेकिन ये देखकर कि उन्होंने शुरू में जितना सोचा था उससे लगभग 2 गुना कमाया है, वे सभी बहुत उत्साहित थे। इवान उनमें से सबसे ज्यादा उत्साहित था। मुझे अभी भी ईशिया और नेक्रोस का कंगन देखना है, इवान ने सोचा और जोर से हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। भले ही उसने यह नहीं देखा कि एलिसिया और नेक्रोस ने कितने अंक एकत्र किए, लेकिन उसे यकीन था कि उसके कुल अंक 100 को पार कर जाएंगे। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि इतने सारे मेरिट अंकों से मैं क्या खरीद सकता हूँ, इवान ने अपने बीच बराबर अंक बांटने के बाद खुद से सोचा। अंक बांटने के बाद सोफी और बाकी लोगों ने शहर वापस जाने के लिए अपना होवरबोर्ड निकाला। तुम वापस नहीं जा रहे हो? सोफी ने पूछा जब उसने देखा कि इवान अभी भी अपना होवरबोर्ड निकाले बिना खड़ा था। बेशक, मैं वापस जा रहा हूँ, इवान ने कहा और एक्वा की पीठ पर कूद गया, लेकिन मैं होवरबोर्ड का उपयोग करने के लिए बहुत थक गया हूँ। ये देखकर कि इवान एक्वा की पीठ पर आराम से कैसे लेटा हुआ था, उसके साथियों की आंखें झपकने लगीं। वे भी इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद थक गए थे और उसकी तरह आराम से शहर वापस जाना चाहते थे। चलो चलते हैं, इवान ने एक्वा की पीठ थपथपाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसकी पीठ थपथपाई, एक्वा के पैरों के नीचे पानी की एक परत दिखाई दी और नेफ्लियम शहर की ओर बढ़ने लगी। ओका अपने जल नियंत्रण का उपयोग कर रहा था और इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे वह जमीन पर स्केटिंग कर रहा हो। इवान को दूर जाते देख सोफी और अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। हालांकि एक्वा एक भी जोर रैंक का राक्षस था, लेकिन एक्लिप्स की तुलना में उसकी चपलता कम थी, जो गति में माहिर है, इसलिए सोफी और अन्य लोग अपने बी रैंक के होवरबोर्ड की मदद से एक्वा के साथ बने रहने में सक्षम थे। वापस जाते समय उन्होंने कई शिकारियों को देखा, लेकिन किसी भी राक्षस का सामना नहीं किया क्योंकि वे सभी पहले से ही शिकारियों द्वारा मारे गए थे। 3 घंटे की यात्रा के बाद इवान और अन्य लोग आखिरकार शहर के द्वार को देखने में सक्षम थे। अब मैं आखिरकार ठीक से आराम कर पाऊंगा, इवान ने सोचा जब उसने अपने सामने शहर का द्वार देखा।